नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि एक तरफ भाजपा अपने संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है तो सपा अपने विस्तार में लगी है। लेकिन सवाल शिवपाल का है, जिनकी भूमिका क्या होगी इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। वही बात करेंगे 24 की नैया किसके साथ, केवट भैया, क्योंकि निषाद वोट को लेकर अखिलेश यादव भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आज सीएम योगी ने निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के समारोह में पहुंचकर ऐसा हमला बोला कि सूबे का पारा चढ़ गया। वही बात करेंगे भाजपा और राजभर की, क्योंकि अब बात सिर्फ राजभर भाजपा की तारीफ कर रहे थे अब तक वो, लेकिन अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी राजभर की तारीफ कर दी है। वही बात करेंगे जोशी मठ पर आई इसरो की उस रिपोर्ट के बारे में जिसने डरा दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, साइकिल का विस्तार प्लान कब होगा, शिवपाल का ऐलान। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने संगठन में विस्तार का प्लान बना रही है। इसके जरिए खाली पड़े प्रकोष्ठों को भरा जाएगा। बताया जा रहा है किसी के साथ शिवपाल की भूमिका पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि जब से शिवपाल यादव सपा में आए हैं यही सवाल लगातार उठ रहा है कि शिवपाल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अब विरोधी भी अखिलेश पर सवाल उठाने लगे। साइकिल का विस्तार प्लान, शिवपाल पर कब होगा ऐलान। पार्टी में मिलेगी नए खिलाड़ियों को जिम्मेदारी, शिवपाल पर सियासत भारी। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी तैयारी को धार देने लगे हैं। क्योंकि भाजपा के संगठन में जहां बड़े बदलाव की बात हो रही, वहीं समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव से पहले अपना विस्तार करने जा रही। क्योंकि पिछले साल रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद सपा ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया था। और अब माना जा रहा कि सपा न सिर्फ अपने खाली पड़े पदों को भर सकती है, बल्कि पार्टी में शिवपाल यादव की भूमिका भी इसी विस्तार से तय हो सकती है। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी में शिवपाल की वापसी हुई, तब से ही ये सवाल बार बार उठता रहा है। समाजवादी पार्टी के संगठन विस्तार में शिवपाल यादव की क्या भूमिका होगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि जब मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे आए थे, तब दिसंबर महीने में अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि अब चाचा शिवपाल बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद लंबा समय बीत गया और शिवपाल यादव को फिलहाल पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। लेकिन अब अखिलेश यादव के उस बयान के बाद कि पार्टी में जब शुभ दिन आएगा तो संगठन का विस्तार किया जाएगा, माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को अहम जिम्मेदारी पार्टी में दी जा सकती है। न केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बल्कि शिवपाल यादव के जो समर्थक हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जब समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा तो शिवपाल को क्या पद मिलेगा। क्योंकि इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता और राष्ट्रीय महासचिव बनाने की चर्चा होती रही। हालांकि शिवपाल कई बार कह चुके हैं कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं, लेकिन ये बात कहने के लिए अच्छी लगती है। लेकिन किसी भी संगठन में पद की ही इज्जत होती है। मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ। और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे क्या है? कोई पद रहे हैं? तो हम तो उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि मैनपुरी के जिस चुनाव को लेकर शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय किया, सपा का झंडा अपनी गाड़ी पर लगाया, उसे 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन शिवपाल की भूमिका पर सस्पेंस का पर्दा अभी तक नहीं उठा और अब समाजवादी पार्टी के विरोधी अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी में तो बड़ी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की।
क्या शिवपाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। शिवपाल जी का काम सिर्फ इतना होगा कि अब वो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूम घूम के बाजा बजावें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके साथ तो धोखा तब हो गया जब उनका नंबर था तो अखिलेश जी आ गए, जब उनका नंबर था मुख्यमंत्री बनने के लिए तो अखिलेश जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नंबर आया था अखिलेश जी हो गए, तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देंगे? एक तरफ चर्चा है कि जब समाजवादी पार्टी का संगठन विस्तार होगा तो शिवपाल यादव को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को कोई भी जिम्मेदारी नहीं देने वाले। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब शिवपाल यादव के मुख्यमंत्री बनने का नंबर था तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, और जब शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था तब भी अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या शिवपाल यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण पद है। वो ये भी कह रहे हैं कि केवल शिवपाल यादव का इस्तेमाल अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही पार्टी में किया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या चौतरफा हो रहे हमलों का जवाब अखिलेश पार्टी के विस्तार में शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देकर देंगे, क्योंकि जब तक शिवपाल की भूमिका से पर्दा नहीं उठेगा पद वाला घमासान और तेज होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 24 की नैया किसके साथ? केवट भैया, क्योंकि इस वक्त निषाद वोट को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने वाराणसी से रवाना हुए क्रूज को लेकर निशाना साधा था। अखिलेश यादव की कोशिश निषाद वोट को रिझाने की थी, लेकिन आज जिस तरह से पीएम मोदी ने क्रूज को हरी झंडी दिखाई और सीएम योगी निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में शामिल हुए, उसे अखिलेश की निषाद चाल के काट के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि जब से अखिलेश ने हमला बोला है, निषाद वोट को लेकर सूबे का पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश की काट, योगी की निषाद चाल। पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो। 24 की नैया किसके साथ? केवट भैया। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीजें, तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में कर दिए। प्रधानमंत्री का गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाना और सीएम योगी का गोरखपुर में निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में बतौर मेहमान जाना अखिलेश यादव के निषाद वोट को रिझाने की काट के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने नाविकों के रोजगार की चिंता जताते हुए इसी क्रूज के जरिए न सिर्फ सूबे की योगी सरकार पर निशाना साधा, बल्कि सरकार की रोजगार नीति पर भी सवाल उठा दिए थे। निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? और लेकिन शुक्रवार को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने क्रूज को हरी झंडी दिखाई तो इसे देश के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दिया। भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। वाराणसी के रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन माध्यम द्वारा हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज की शुरुआत की। काशी से होने वाली ये जल क्रांति आने वाले दिनों में न सिर्फ पर्यटन को धार देगी, बल्कि जल परिवहन के क्षेत्र में एक नया आयाम साबित करेगी। वहीं जब सीएम योगी निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे तो सबसे पहले काशी से रवाना हुए इसी क्रूज के जरिए रोजगार और निषाद समाज की तरक्की का जिक्र करते नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे लंबे क्रूज काशी डिब्रूगढ़ के बीच में प्रारंभ किया है। उससे जुड़े हुए यात्रियों के सम्मान के लिए कल वाराणसी में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया था। पूरी भव्यता के साथ प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन अपनी पूरी टीम के साथ कल काशी में थे और कितना सराहा गया था उस कार्यक्रम को। दरअसल ये पूरी लड़ाई निषाद वोट की है, जिसकी आबादी पूर्वांचल
गंगा किनारे वाले इलाकों में किंग मेकर की होती है, क्योंकि यूपी में भले ही निषाद वोट 5% के करीब हो, लेकिन कुछ इलाकों में ये 20% से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कौन जीतेगा इसका फैसला निषाद वोट से होता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव निषाद वोट अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश की चाल के बाद भाजपा इसकी काट करने के लिए मैदान में उतर आई है। क्योंकि निषाद पार्टी के स्थापना दिवस के जिस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए, उसमें संजय निषाद ने अपने समाज के सभी लोगों को बुलाया था, जिनका मकसद ये बताना था कि सूबे की सरकार जिस तरह उनके विकास के लिए काम कर रही, वो उससे पहले कभी नहीं हुआ। निषाद और मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए उसको भी साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष का अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करूंगा कि जब सफलता सिद्धि की ओर बढ़े तो धैर्य के साथ नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दिन में इनके कार्यकर्ताओं का समायोजन है, तमाम ढेर सारी चीजें, तो 9 बहुत बड़े बड़े काम हमने 9 साल में करके दिखाया है और इनको सत्ता में पहुंचाने का काम किया और इनको अब सम्मान मिल रहा है। इनको जो है अब कोई मतलब अपमानित ढंग से बुलाते थे पुलिस दरोगा और जो भी इनके अधिकारी कर्मचारी, अब इन्हें निषाद जी कहते हैं और इन्हें सम्मान से बुलाते हैं। तो आज के दिन में ये समुदाय सम्मान प्राप्त कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के 10वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचकर अखिलेश यादव की निषाद वोट बैंक को अपने पाले में करने की जो चाल थी उस पर करारा जवाब दिया है। यानी योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दे दिया है कि अखिलेश यादव कोई भी चाल चलें, लेकिन निषाद वोट बैंक भाजपा के पाले से समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं जाने वाला है। अब सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा की चौतरफा तैयारी के बाद अखिलेश यादव निषाद वोट में सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि भाजपा के सामने जहां अपने इस वोट बैंक को जोड़े रखने की चुनौती है, वहीं सपा के सामने यादव मुस्लिम वोट से आगे बढ़ने की चुनौती है। क्योंकि यूपी में भाजपा का वोट जहां 40% के पार है, वहीं सपा का वोट अभी 32% पर अटका हुआ है। अब सपा इस 8% के गैप को निषाद और दूसरे ओबीसी वोट के जरिए भर लेना चाहती है, ताकि 24 की पिच पर वो भाजपा को टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा को अच्छे लगने लगे राजभर, मुश्किल होगी अखिलेश की नगर? ये सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया गया है। ओम प्रकाश राजभर की उस तारीफ के बाद खड़े हो गए जिसमें उन्होंने राजभर को न सिर्फ अपना पुराना दोस्त बताया, बल्कि फिर से साथ आने के संकेत दिए। क्योंकि बदले में राजभर ने भी यूपी में भाजपा के सभी 80 सीट जीतने की बात कह दी। अगर ये दोनों साथ आए तो अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ जाएगी। भाजपा को अच्छे लगने लगे राजभर, मुश्किल होगी अखिलेश की डगर। वर्तमान व्यवस्था, आप वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में कोई हमारे साथ आना चाहता है, हमसे सहमत है, हम स्वागत करेंगे। 24 का गठबंधन तैयार, खुलकर होगा साइकिल पर वार। जब से ओम प्रकाश राजभर ने सपा से रिश्ता तोड़ा है, अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अब सपा से राजभर की दुश्मनी भाजपा को रास आने लगी है। क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न सिर्फ राजभर की तारीफ की, बल्कि उनको अपना पुराना दोस्त बताने लगे। जहां तक किसी के आने जाने का या गठबंधन का विषय है, गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व करता है, केंद्रीय पार्टी तय करती है। लेकिन अगर कोई हमारे विचार से सहमत है, हमारी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, हम सबका स्वागत करते हैं, चाहे इसमें कोई। बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई। 2023 में भी कुछ बातचीत हुई है। आप भी ये सवाल बार बार 22 के पहले किया करते थे कि, और लोग यही कहा करते थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चार्टर प्लेन खड़ा था। आप बेहतर जान रहे हैं और मेरी आदत है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा, कह दिया कि नहीं तो नहीं। वहीं अब राजभर भी भाजपा के यूपी में 80 सीट जीतने की बात कहने लगे। सच्चाई है कि कल तक कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में थी, तो कांग्रेस के लोग जनता कांग्रेस को वोट देती थी। फिर उसके बाद कांसीराम जी आए, जनता के बीच में गए, तो जनता कांसीराम जी के विचारों से लैस होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देना शुरू किया। सरकार 4 बार बनाई। अखिलेश, ये आपके शिवपाल यादव जी
और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये दोनों लोग जनता के बीच में रहे, 4 बार सरकार उनकी बनी। ये जनता से हटते गए, सरकारें जाती रहीं। आज भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, उनके विधायक, मंत्री, संगठन सारे लोग जनता के बीच में हैं, और चुनाव जीतने के दम भरने वाले लोग कहाँ हैं? इसी कमरे में हैं, अपने घर से निकल नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि राजभर ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा से मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद दोनों का गठबंधन टूट गया। तब से ओम प्रकाश राजभर सपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और अब जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी ने राजभर की तारीफ की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि क्या भाजपा और सुभाषपा 24 से पहले साथ आ सकते हैं? क्योंकि अगर ये दोनों साथ आए तो इसका सपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासतौर पर पूर्वांचल में, जहां राजभर को साथ लेकर सपा ने कई सीटें 2022 के चुनाव में जीती थी। वहीं भाजपा के लिए राजभर इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं कि उसे अगर अपने मिशन 80 को पूरा करना है तो राजभर और उनके जैसे साथियों को साथ रखना होगा। क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पश्चिम की धरती पर जयंत और चंद्रशेखर आजाद को साथ लेकर भाजपा की मुश्किल बढ़ाने में लगे हैं। मतलब एकदम साफ है, भाजपा अब अपनी हर चाल अपने मिशन 80 को ध्यान में रखते हुए चल रही, और राजभर की तारीफ को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात इरफान सोलंकी को 80 करोड़ का झटका, अखिलेश पर ट्रिपल अटैक। क्योंकि जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की 80 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी हो रही है। ये वो संपत्ति बताई जा रही है जो अवैध तरीके से कमाई गई, लेकिन ये अखिलेश पर ट्रिपल अटैक की तरह है, क्योंकि सपा के 3 नेता इन दिनों जेल में बंद हैं, और इन तीनों से ही अखिलेश जेल में जाकर मुलाकात कर चुके हैं। इरफान सोलंकी की मुश्किल भारी, गिरफ्तारी के बाद संपत्ति कुर्क की तैयारी। 3 मकान, 2 फैक्ट्री, जल्द होगी 80 करोड़ की कुर्की। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पहले गिरफ्तारी हुई, फिर जेल बदली हुई, और अब इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की वाली कार्रवाई होनी है। क्योंकि इरफान की अवैध तरीके से अर्जित की गई 80 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसमें कोठी समेत 3 मकान, 2 फैक्ट्री, कई निर्माणाधीन साइट्स उन्नाव, फतेहपुर, दिल्ली, मुंबई में मौजूद होने की बात कही जा रही, जिन्हें जल्द जब्त किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की गई है। कुछ दिन पहले कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों को गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इसमें इजराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली भी शामिल थे, और आरोप ये है कि वसूली और जबरन मकानों और ज़मीनों पर कब्जा करके ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। इसमें निर्माणाधीन साइट्स हैं, कोठी है, मकान है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर पुलिस जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने और मौरंग कारोबारी से 400 गज जमीन पर कब्जा करने के अलावा पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही। पिछले 2 महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों की संख्या बढ़कर 18 तक पहुंच गई। लेकिन जहां इरफान सोलंकी पर कुर्की वाला एक्शन तेज होने वाला है, वहीं ये कार्रवाई मेरठ में बसपा नेता याकूब कुरैशी पर होती नजर आ रही, क्योंकि पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को पहले ही यूपी का माफिया घोषित किया जा चुका है। साथ ही अवैध रूप से मीट प्लांट मामले में याकूब कुरैशी को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, और अब माना जा रहा है कि अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति को भी पुलिस जब्त करने की कार्रवाई करेगी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को प्रदेश माफिया घोषित करने के बाद मेरठ के साथ साथ लखनऊ से भी निगरानी की जाएगी। यानी याकूब कुरैशी के जेल जाने के बाद मेरठ पुलिस का ये बड़ा एक्शन है, और दूसरा बड़ा एक्शन तब होने जा रहा है जब पुलिस याकूब कुरैशी की उन 26 संपत्तियों को जब्त करने जा रही है जो अवैध कमाई से खरीदी गई हैं, और उनकी कीमत करोड़ों रुपए है। यानी जेल जाने के बावजूद याकूब कुरैशी की मुश्किलें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह प्रयागराज में पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के परिवार की
करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। ये कार्रवाई भदोही पुलिस ने प्रयागराज में की, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन सपा नेताओं पर दिखा, क्योंकि इस वक्त सपा के 3 ताकतवर नेता न सिर्फ जेल में हैं, बल्कि उनकी संपत्ति को कुर्क करके उनकी ताकत को कम किया जा रहा, जिसमें पहला नाम इरफान सोलंकी का है, तो दूसरा नाम रमाकांत यादव का और तीसरा नाम दीप नारायण यादव का। और ये तीनों ऐसे नेता हैं जिनसे अखिलेश यादव जेल जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात जोशीमठ पर आई डेंजरस रिपोर्ट की, जो बता रही है कि कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है, क्योंकि इसरो ने जोशीमठ सैटेलाइट इमेज के जरिए एक रिपोर्ट दी है जिसमें खुलासा हुआ है कि जोशीमठ धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है, क्योंकि बीते 12 दिन में ही जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस चुका है। इसरो की डेंजरस रिपोर्ट, कभी भी हो सकता है जोशीमठ में विस्फोट। सैटेलाइट इमेज में खुलासा, 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ। बर्बादी के मुहाने पर खड़े जोशीमठ की क्या कभी सुबह नहीं होगी? क्या जोशीमठ का नाम इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा? ये सवाल इसरो की आई उस रिपोर्ट के बाद खड़े हो गए, जिसने न सिर्फ जोशीमठ को डरा दिया, बल्कि मिनट मिनट धंसते इस शहर के रहस्य से पर्दा उठा दिया। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया है। यह खुलासा इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया। इसमें बताया गया कि 12 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। जोशीमठ में दोनों होटल के डिसमेंटल का क्रम जारी है और इस वक्त जोशीमठ में मौसम भी बिल्कुल बाधा बनकर उन तमाम मजदूरों के सामने है जो इन तमाम होटल का कार्य डिसमेंटल का कार्य कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जितने भी जो आसपास के परिवार थे, राज्य सरकार की तरफ से उनको विस्थापित कर तो दिया गया है, लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।